Hi everyone, welcome back to Gil's Mentor online e-learning platform and very good afternoon to everyone and I hope you all are doing well and safe. तो बच्चे एक बार मुझे कंफर्म कर दो that am I audible and visible properly, then we will start our session. So as you know कि जो है डेली 2 बजे हम यहाँ पे सेशन जो करते हैं इस चीज के लिए करते हैं, हम ल्यूसेंट जीके के टॉप 500 एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। अपकमिंग जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं आ रही हैं या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम आ रही हैं या कोई भी एग्जाम है, ठीक है, उन सभी को जो है कवर करना बेनिफिशियल है। तो फटाफट से आ जाओ, देन वी विल स्टार्ट अवर टुडे सेशन एंड सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर किया करो सो डैट की जो नीडी स्टूडेंट राइट उनकी हेल्प हो सके कि ये जो प्रिपरेशन हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं, ठीक है, जो आपको करवा रहे हैं क्वेश्चंस वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, इसका जो है एक पैसा भी हम नहीं ले रहे। इवन जो है इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हो, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो है आप क्या कर सकते हो, आप गिल्स मेंटोर की ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, ठीक है, उसका भी 1 रुपया भी आपसे नहीं जाएगा क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, आपको बताने की आई थिंक जरूरत भी नहीं है कि जो एक प्रैक्टिस करनी होती है ना वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी पढ़ लो, विदाउट प्रैक्टिस जो है यू कांट गो थ्रू फ्रॉम एनी, ठीक है। तो करती हैं फिर स्टार्ट सेशन को, ठीक है, एंड सभी ने आंसर करना है एंड हमेशा से ही जो है बोलती हूँ कि एटलीस्ट आंसर करने की कोशिश जरूर किया करो, अगर आपको नहीं भी आता है तो ट्राई जरूर किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज दी सरफरोशी की तमन्ना वाज रिटन बाय, तो ये सॉन्ग के बारे में आपको पता ही होगा। सरफरोशी की जो तमन्ना है राइट, ये जो सॉन्ग है वो किस द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी नजरुल इस्लाम या फिर फिराक गोरखपुरी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? विद इन द 10 सेकंड्स करने की कोशिश जरूर किया, चाहे आप लाइव क्लास को देख रहे हो, चाहे आप जो है क्लास के बाद में जो है आप इसे देख रहे हो, इस आंसर किया करो। सरफरोशी की तमन्ना वाज रिटन बाय, सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा लिखा गया था? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन, क्या इसे जो है राम प्रसाद बिस्मिल या फिर अजीमाबादी भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये एक देशभक्ति की पोएम थी एंड 1921 में इसे जो है लिखा गया था एंड बाद में जो है जो बिस्मिल अजीमाबादी थे उन्हें बाद में जो है जाता था राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से उन्हें जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते जो सॉन्ग है जन गण मन, राइट, इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया था एंड इसे जो है सबसे पहले पब्लिश किया गया था जनवरी 12 में। तो किस टाइटल के अंडर जो है इसे पब्लिश किया, कौन से टाइटल, क्या टाइटल इसे दिया गया था, किस नाम से इसे था? तत्वबोधिनी, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत विधाता और दी राष्ट्र जो सॉन्ग है जनगण मन है एंड इसे कंपोज किया गया था बाय दी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनके द्वारा जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो पहली बार इसे जनवरी 1912 में जो है किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन सी, भारत विधाता, ठीक है, एंड इसे सबसे पहली बार जो है जनवरी 12 में पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। कौन से टाइटल के अंदर? भारत विधाता टाइटल के अंदर जो है इसे पब्लिश किया गया था। ओके, नाउ ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ये आपको मैच करना है डिफरेंट कैनाल्स जो है हमारे इंडिया या उनकी जो कनेक्टिंग स्टेट्स है उसके साथ जो है आपको देखना है कि क्या ये मैच करते हैं एंड कंसिडर द फॉलोइंग कैनाल्स ऑफ इंडिया देयर कनेक्टिंग स्टेट। तो इनमें से जो है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली है? तो पहला पेयर जो है वो बोल रहे मुनाक कैनाल हरियाणा एंड दिल्ली के बीच में, इंदिरा गांधी कैनाल जो है पंजाब एंड राजस्थान, बकिंगम कैनाल जो है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, नर्मदा कैनाल मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ओके, सो विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच? फटाफट से विद इन द 10 सेकेंड्स आंसर कर, कौन सा जो पेयर है, ठीक है, वो करेक्टली मैच्ड है?
तो बच्चे इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन ए, दैट इज द 1 एंड 2। नाग कैनाल जो है हरियाणा एंड दिल्ली, इंदिरा गांधी कैनाल पंजाब एंड राजस्थान। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट दी बकिंगम कैनाल, तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु यहाँ पे आएगा, ठीक है, कर्नाटक नहीं आएगा। नर्मदा कैनाल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश दे रखा था बट मध्य प्रदेश ने गुजरात एंड राजस्थान के कनेक्ट कर दिया, राइट। Now let's move on to the next question. Consider the following pairs of the traditional Indian martial arts. Okay, यहाँ पे martial arts के जो नेम दे रखी हैं, साथ में जो है उनके साथ डेट्स दे रखी हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्हें मोस्ट प्रैक्टिस किया जाता है। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? सबसे पहले की वो बात कर रही है सिलम्बाम असम, ऑप्शन 2 बोल रहे हैं गतका पंजाब एंड हुइन लैंगलोन मणिपुर। इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है? 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3, 1, 2 and what should be the right answer? So the right answer should be the option C, that is the 2 and 3। गतका पंजाब में जो है इसे परफॉर्म किया जाता है, ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स है ये, एंड ह्यून लैंगलोन जो है मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। एंड बट अगर हम बात करें सीलमबाम की, तो ये एक वेपन बेस्ड इंडियन मार्शल आर्ट है, ठीक है, एंड ये तमिलनाडु से है, ठीक है, वहां पे असम लिखा हुआ है, इट इज नॉट फ्रॉम असम, ये जो है कहाँ से है? तमिलनाडु से है। गतका जो है ये भी एक वेपन बेस्ड इंडियन मार्शल आर्ट है, बेसिकली जो है पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है उनके द्वारा इसे क्रिएट किया गया था। ह्यून लैंगलोन की अगर हम बात करें तो ये भी जो है ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट है, कहाँ से? मणिपुर से जो है ये बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट आपको जो है देखना है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी डिफरेंट स्टेट्स को जो है अनेक्स किया था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द, ठीक है, तो उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आपको जो है यहाँ पे बताना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल है, कौन सी स्टेट को पहले अनेक्स किया था, सेकंड नंबर पे कौन सी, थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे आपको जो है इनके जो ईयर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट ईयर्स जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट को कब यहाँ पे, या फिर मतलब कौन सी स्टेट जो है पहले नंबर पे कब किसे किया गया था, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तो विद इन द 10 seconds ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले पंजाब है, एंड देन वी कैन से अवध, ठीक है, एंड देन उसके बाद में अपर बर्मा, ठीक है, इनके हिसाब से जो ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। पंजाब को 1849 में आफ्टर दी सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, तो सिख कम्युनिटी जो है वो जो है इस वॉर को हार गई थी, पंजाब को अनेक्ट कर लिया गया था। अवध को 1856 में, ठीक है, और 7 फरवरी ऑफ 18 डलहौजी ने ऑर्डर दिया था कि वाजिद अली शाह को यहाँ किया जाए। कहते कि उन्होंने जो है अच्छे तरीके से रूल नहीं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ मिसरूल अवध को जो है अपने कंट्रोल में कर लिया था। एंड अगर हम अपर बर्मा की बात करें तो 1885 में हुआ था, एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी 1885 में, तो अपर बर्मा जो है नेक्स्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं निम्नलिखित में से किस घटना ने जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले पंजाब में हिंसा शुरू, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था मतलब जिसकी वजह से पंजाब में जो वायलेंस है वो स्टार्ट हो जाती है? जलियांवाला बाग में से 1919 में हुआ था, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो 1919 में ऐसा क्या चीज हुई थी? ऑप्शन ई इज द क्रॉलिंग ऑर्डर, अरेस्ट ऑफ द डॉक्टर सैफुद्दीन एंड द डॉक्टर सत्यपाल, ऑप्शन सी इज द मॉले मिंटो रिफॉर्म एंड द पार्टीशन बंगाल। Which of the following incidents started the violence in Punjab before the Jallianwala Bagh massacre? Then the right answer should be the option B। क्या हुआ था कि जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं एंड डॉक्टर सत्यपाल जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, एंड किसी अनडिस्क्लोज प्लेस पे जो है उन्हें ले गए थे, वो भी विदाउट एनी ट्रायल उन्हें जो है ले गए थे। एंड ये किस दिन की घटना है? 10 अप्रैल की जो है ये घटना है, जिसकी वजह से जो है पंजाब में एक टर्मोइल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। सो ऑप्शन बी इज द right answer. Now let's move on to the next question. Thar Desert lies in which of the following states of India? Now अभी ये
पूछ रही है कि जो थार डेजर्ट है वो हमारे भारत की कौन सी स्टेट में पड़ते हैं। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको जो है फाइंड करने हैं। द थार डेजर्ट लाइज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन डी। ठीक है, तो थार डेजर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, थार डेजर्ट जो है ये राजस्थान, ठीक है, वहां पे जो है इसका मेजर पार्ट पड़ता है। तो ये जो आप मैप में देख पा रहे हो दिस थार डेजर्ट, ठीक है, तो राजस्थान में जो है इसका मेजर पार्ट पड़ता है। देन गुजरात में भी इसका पार्ट है, एंड इवन पंजाब में भी है, एंड इवन हरियाणा। तो ये जो है 4 स्टेट्स हैं यहाँ पे जो है इसका मतलब ये थार डेजर्ट जो है हमारे इंडिया में फैली हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा पास जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित है। जो हमारे वेस्टर्न घाट है उसमें कौन सा पास जो है स्थित है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं पालघाट, ऑप्शन बी इज जलेपला, ऑप्शन सी इज द बोमदिला पास एंड ऑप्शन द कराकोरम पास। Which of the following pass is located in the Western Ghat? निम्नलिखित में से कौन सा पास पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन ए बालाघाट। ठीक है, बालाघाट पास जो है ये वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन रेंज है हमारी, राइट, वहां पे ये लोकेटेड है इन द साउथ वेस्टर्न इंडिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो सिमिलरली जो है अभी भी यहाँ पे बात हो रही है अगेन जो शिपकिला ये पासिस हैं ये कौन सी स्टेट्स के बीच आपको देखने को मिलते हैं। सेट 1 एंड सेट 2 है, तो यहाँ पे जो करेक्ट कोड है वो आपको फाइंड करना है। शिवकिला के बारे में उन्होंने बोला हुआ है तेजपुर, तवांग एंड अरुणाचल प्रदेश में। बाराचला जो है ये इंडिया एंड चाइना के बीच में पड़ता है, एंट्री टू चुम्बी वैली सिक्किम में। नाथुला जो है बिटवीन दी केलांग एंड ले हिमाचल प्रदेश में। बॉमदीला पास जो है रिवर सतलुज यहाँ पे एंटर होती है इंडिया फ्रॉम दी तिब्बत। ओके, तो इसके जो करेक्ट कोड आपको जो है फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन बी। ओके, तो इसमें क्या है जो शिपकीला है, अगर हम बात करें शिपकीला, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, रिवर सतलुज यहाँ से एंटर होती है फ्रॉम द तिब्बत। बारालाचा जो है ये केलांग और ले के बीच में है। नाथुला जो है इंडिया एंड चाइना के बीच में है। बोमदिला पास जो है तेजपुर एंड तवांग। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। So now the next question is, कहते the land route to the Kailash and the Mansarovar passes of the following mountain pass। कहते कि जो कैलाश और मानसरोवर के लिए भूमि मार्ग निम्नलिखित किस पर्वत से गुजरता है। मना पास, रोहतांग पास, जलेपला या फिर the land route to the Kailash and the Mansarovar passes through of the following mountain pass। कैलाश और मानसरोवर के भूमि मार्ग निम्न किस पर्वत से गुजरता है। मना पास, रोहतांग पास, जालेपला या फिर शिपकीला। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन ए दैट इज द मना पास। ओके, कैलाश और मानसरोवर पास जो है वो मना पास से होकर निकलता है जो लैंड राउट। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि इनको जो है आप कंसिडर करें पहले। कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड कियोटो प्रोटोकॉल। है तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है। कहते जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट है इनमें इन्हें जो है इनमें से किसे उन्होंने रेटिफाई किया है। ठीक है, इनमें से किसे उन्होंने रेटिफाई किया है, किस कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, ठीक है, या फिर क्यों like United States government has ratified which among the above। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज दी ओनली, ठीक है, दैट इज दी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन
क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसे ही जो है उन्होंने रेटिफाई किया है। तो ये क्या है, ये दिस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी, जिसे जो है 1992 में अडॉप्ट किया था। एंड ये इफेक्टिव कब हुई थी, 1994 में जो है ये इफेक्टिव हुई थी, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो लोकेशन क्या है, रियो डी जनेरियो ब्राजील में है। ओके, एंड नाउ अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो ये भी जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मेन क्या रहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो CO2 है उसे रिड्यूस करना, उसकी एमिशंस को रिड्यूस करना है। ग्रीन हाउस गैस जो है, राइट, उनकी प्रेजेंस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे भी जो है रिड्यूस करना है। तो ये इनका मेन रहता है। ओके, तो 1997 में जो है इस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था, 19 जापान में। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड जो है उसकी कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रियो डी जेनेरियो में जो है इसका एक तरह से इसे ओपन किया गया था फॉर द सिग्नेचर 1992। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनी बिल। अब जो मनी बिल है उसके बारे में एक गलत जो मतलब स्टेटमेंट दे रखी है या फिर बयान दे रखा है उसे आपको फाइंड करना है। कहते जो मनी बिल है इसे ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर राज्यसभा जो है उन्हें 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, ठीक है, सो दैट कि वो रिकमेंडेशन दे सके ऑन द मनी, या फिर ऑल आर दी फॉर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर विद इन द 10 सेकेंड्स? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये बहुत बार प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम्स है वहां पे रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन सी। ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। तो इसे जो मनी बिल होता है उसे ओनली हम जो है कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी प्रेसिडेंट की जो है रिकमेंडेशन पे जो है इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। यहाँ पे कहते हैं अ मनी बिल मस्ट बी रिटर्न टू द लोकसभा विद इन द 14 डेज, ठीक है। 14 डेज में जो है राज्यसभा से जो है मनी बिल क्या होना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, ठीक है, एंड इसे जो है पास, अदरवाइज जो है ये बिल पास माना जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, ठीक है। So now the next question is which of the following provisions in the DPSPs जो है वो गांधीन प्रिंसिपल को शो कर, राजनीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए बोलता है कि इक्वल जस्टिस प्रमोट करना है, फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, या फिर कहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए मटेरियल रिसोर्सेज हमारी डिफरेंट कम्युनिटी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या फिर विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना। इनमें से कौन सा DPSP गांधी प्रिंसिपल शो करता है। तो 3 तरह के यहाँ पे जो है हमारे DPSPs होते हैं। एक होते हैं लिबरल, ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे पास गांधीयन, एंड द थर्ड वन इज द सोशलिस्ट। तो मोस्टली जो है हमने DPSP इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन सा है, गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं जो कि यहाँ पे महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उसे वो शो करते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना ये गांधीयन प्रिंसिपल है। तो गांधीयन आइडियोलॉजी जो है ये क्या करती है, दैट इट रिप्रेजेंट्स द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो महात्मा गांधी ने नेशनल मूवमेंट के टाइम पे इसे स्टार्ट किया था। एंड आर्टिकल 40 जो है, राइट, हमारे DPSP का, उसमें ये चीज बात की हुई के बारे में जो है बात की हुई है। ये जो DPSP है आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के रिगार्डिंग ही। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि एडजर्नमेंट साइन डाई का क्या मतलब होता है। स्थगन साइन डाई का अर्थ क्या होता है। कहते टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, terminating a sitting of the state legislature for some hours, या फिर for some days, या फिर for some months, right। तो साइन डाई का क्या मतलब, what is the meaning of the adjourned साइन डाई। जब यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही होती है, सिटिंग चल रही होती है विधानसभा की, तो एडजर्नमेंट साइन डाई अगर बोल दिया जाता है तो उसका क्या मतलब है, कितने समय के लिए टर्मिनेट होती है,
सिटिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन ए, इंडेफिनाइट पीरियड के लिए। ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाई जो है इसका मतलब है कि टर्मिनेट करना सिटिंग को, विधानसभा की सिटिंग की एक इंडेफिनेट पीरियड। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें एडजर्नमेंट ओनली, एडजर्नमेंट जो है वो इट सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग ऑफ अ हाउस फॉर द स्पेसिफाइड टाइम। अगर ओनली एडजर्नमेंट उन्होंने बोला है तो उसमें बोला जाता है कि 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है, 2 घंटे के लिए, या फिर 1 दिन के लिए स्थगित की जाती है। तो एक स्पेसिफाइड टाइम दे रखा होता है। अगर साइन डाई साथ में लगा दिया दैट मीन्स इसे जो है इंडेफिनेट पीरियड के लिए मतलब किया जाता है स्थगित। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी जो है दिस इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जीएसटी निम्नलिखित में मतलब क्या है, किस तरह का टैक्स है ये? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जो एसोसिएट जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है? जीएसटी किस टाइप का जो है ये टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या फिर इट डिपेंड्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, इट डिपेंड्स ऑन एसोसिएट स्टेट? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टाइप का जो है टैक्स है। तो पहले डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, डिफरेंट तरह के होते थे, इसे हम इनडायरेक्ट टाइप में ही गिनते हैं। इसी में सभी तरह के जो टैक्स है वो तो व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर? अब अर्थ के एटमोस्फेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें, पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें, तो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, या फिर what is the outermost layer of the earth atmosphere? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन डी, एग्जोस्फेयर। ओके, सबसे जो नीचे वाली इसकी जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जो कि आपकी 12 किलोमीटर तक जो इसकी रेंज होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर आती है, 12 से 15 सॉरी 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 50 किलोमीटर तक ये होती है। देन वी हैड द मीजोस्फेयर, ठीक है, थर्ड नंबर पे, जो कि यहाँ पे 50 से लेके 80 किलोमीटर तक जाती है। देन थर्मोस्फेयर होती है, ठीक है, एंड ये आपकी 80 से 700 किलोमीटर तक जो है फैली होती है। एंड सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? दैट इज द एग्जोस्फेयर। ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन डी है। एंड ये कहाँ तक पहुंचती है? ये 700 से लेके आगे मतलब लगभग 1,90,000 किलोमीटर फैली होती है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम एग्जोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एग्जोस्फेयर जो है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, एंड ये आइनोस्फेयर से भी जो है 400 किलोमीटर ये ऊपर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following acts the provision was made for the establishment of the Supreme at Calcutta? कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक्ट में कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773, Writs India Act of the 1784, Charter Act of the 1813, या फिर Charter Act of the 1833? In which of the following acts the provision was made for the establishment of the Supreme Court at the Calcutta? What should be the right answer here? So the right answer should be the option A, Regulating Act of the 1773 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा के लिए जो है बनाया गया था। तो इस एक्ट में, ठीक है, जो 1773 का जो एक्ट है इसमें क्या था? जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है, उन्हें जो है यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया था। एंड यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। उसके अलावा जो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स थे, ठीक है, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन बना दिया गया था, सबऑर्डिनेट बना दिया। देन सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा जो है वो बनाया गया था, एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस यहाँ गए थे। एंड इवन ये भी बोला गया था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स हैं, वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते, ना ही वो किसी से
है, तो इसका जो ऑप्शन ई है वो राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री जो डायरकी है इसका क्या मतलब, क्या भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो डायरकी है इसका सिद्धांत का क्या संदर्भ है, मतलब क्या मतलब, division of the central legislature to the two houses, introduction of the double government, that is the central and the state government, having two set of the rulers, that is one in London and another in Delhi, and division of the subjects delegated to the provincial category. डायरकी का क्या मतलब, डायरकी को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द रूल ऑफ टू, इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल लैंग्वेज जो है दैट इज द रूल ऑफ टू। अब किसका रूल होता है यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन, ठीक है, ये जो है एक तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें डिवाइड किया, क्या दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। डायरकी सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट होती है, डबल गवर्नमेंट ये थी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू, ठीक है, कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, 1919 में जो किया गया था। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे उन्हें डिवाइड किया गया था दो कैटेगरी, एक थी यहाँ पे रिजर्व, दूसरी थी ट्रांसफर्ड कैटेगरी, ठीक है। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो किसके पास थे, वो गवर्नर देखेगा, एंड उसके अलावा जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं वो जो है कौन देखेंगे, जो इंडिया के मिनिस्टर्स थे, इंडियन मिनिस्टर्स थे, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट को देखेंगे एंड गवर्नर के साथ मिलकर, ओके। तो दैट इज द रूल ऑफ टू, इंडियन मिनिस्टर्स हो गए साथ में गवर्नर हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं कि विच कंट्री इज कॉल्ड एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, किस देश को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, इंडिया या फिर क्यूबा। विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, किस देश को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, नॉर्वे को, स्वीडन को या फिर क्यूबा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द क्यूबा, ओके। क्यूबा जो है इसे जो है ट्रेडिशनली जाना जाता है एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, एज इट प्रोड्यूस टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है ये, ठीक है। बट नाउ ब्राजील हैज टेकन द टॉप स्पॉट इन द शुगर प्रोडक्शन, ठीक है। अभी वैसे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अभी ब्राजील जो है टॉप स्पॉट पे है, एंड बट यहाँ पे शुगर जो बाउल ऑफ वर्ल्ड का एक टाइटल जो है वो दिया हुआ है वो क्यूबा को दे रखा है, जो कि काफी समय से जो है वो नंबर 1 पे है, वो टॉप कर, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे होगा, बट नाउ ब्राजील ने टॉप किया, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से जो है किससे जो है स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, टाइगर रिजर्व्स को जो है स्टेट गवर्नमेंट किस कैटेगरी को, नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को या फिर टाइगर रिजर्व। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन बी 1 एंड 2, ठीक है। नेशनल पार्क्स एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है दे आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आते हैं, जो कि अप्रैल 1973 में जिसे जो है लॉन्च किया गया था, एंड इसे जो है बाद में स्टैट्यूटरी एक सपोर्ट दी गई थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया गया था 2006 में। तो इसकी वजह से जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इस एक्ट के बाद में जो है वो क्रिएट की गई, ठीक है। तो दो जो स्टेट है वो प्रपोजल सेंड कर सकते हैं टाइगर रिजर्व्स के लिए, एंड वो NTCA को, डेट इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये दोनों ही जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, टाइगर रिजर्व्स नहीं किए जाते, ओके। तो बच्चे दैट्स ऑल फॉर दी डे, आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, फ्रूट लगा होगा। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा देन प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, जो नीडी स्टूडेंट्स है वहां तक पहुंचाना, सो दैट कि उनकी हेल्प हो सके, राइट। एंड अगर आप न्यू हो एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, दैट कि आपको लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे एंड आप लाइव क्लासेस को मिस ना करो, राइट। तो अभी मिलते हैं फिर हम कल सेम टाइम पे 2 PM अगेन हमारी जो है क्लास होगी
क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।